की संख्या या नेहरू के आसपास की संख्या तो तब बहुत ही मतलब अगर गांधी छोड़ दिए जाए तो इनको समर्थन देने वाला दूसरा कोई नहीं था। ऐसे में इसको कैसे तकनीकी तौर पर देखना चाहिए? देखिए, मैं ये जो दुनिया भर की बहस कर रहे हैं उससे एक छोटा सा प्रश्न ये है कि कंपनी लॉ एक्ट के तहत आपने एक कंपनी बनाई, मैं कहता हूं मैंने बनाई, क्या मुझे अपनी कंपनी में शेल कंपनी बनाकर फ्रॉड करने का अधिकार है? क्या मेरी कंपनी, जो भी कंपनियां बनती हैं जो रजिस्टर होती हैं या सोसाइटी रजिस्टर होती है, ट्रस्ट रजिस्टर होती है, वो क्या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है? प्राइवेट प्रॉपर्टी होती तो आप इंडिविजुअल अपने नाम से उसको रखते और मर्जी हो उसको ट्रांसफर करते, किसने कहा है? भाई नेहरू जी की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती तो वो किसको किसको सक्सेशन में जाती, किसी को कोई समस्या नहीं है और सक्सेशन देश में होता नहीं है क्या? ये जो दुनिया भर की बड़ी कंपनियां, मैं कहूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर लूं या और तमाम तरह की इंडस्ट्रियां, उनमें सक्सेशन नहीं हो रहा क्या? उनको क्या उनकी शीटें सामने नहीं आती क्या? ईडी उन पर जांच नहीं करती क्या? उन पर इनकम टैक्स की जांच नहीं होती क्या? उन पर जीएसटी की जांच नहीं होती क्या? क्या उनको गलत तरीके से पैसे को इधर से उधर करना ये अनुमति है? और नेहरू जी ने जो कुछ भी बनाया, नेहरू जी तो पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो लाइफ टाइम प्रधानमंत्री उनके घर का ही रहेगा और जो चाहे वो निर्णय करेगा, कुछ नहीं हो सकता। जैसे ये श्रीलंका में एक पूरा गोटाबाया परिवार 9 मंत्री बन गए और बनकर उन्होंने कहा सब कुछ हमारा ही है। अभी एक पार्टी जो महाराष्ट्र की है वो कहती है कि लाइफ टाइम प्रेसिडेंट हमारा होगा। जगन मोहन रेड्डी ने अपनी पार्टी में कह लिया लाइफ टाइम प्रेसिडेंट पार्टी का हमारा होगा। डेमोक्रेसी भारत में है नहीं क्या? क्या भारत में किसी भी व्यक्ति को जो एक पब्लिक फोरम पर काम कर रहा हो, पब्लिक जिसके साथ कंट्रीब्यूट कर रही हो, पब्लिक के नाम से जो काम कर रहा हो, अपने समर्थकों के या उसके नाम से काम कर रहा हो, उसकी क्या कोई प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी हो सकती है? और अगर पर्सनल प्रॉपर्टी थी तो कंपनी बनाने की जरूरत क्या पड़ी? तो सोसाइटी बनाने की जरूरत क्या पड़ी? तो एसोसिएशन बनाने की जरूरत क्या पड़ी? आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी अपने पास रखते, आपका सक्सेशन होता रहता, कोई सवाल नहीं करता। बिल्कुल। लेकिन जिस समय आप ये कहते हैं कि हमने इसको पब्लिक के लिए खोल दिया और इसको हमने एक फर्म बना दिया, एक पब्लिक कंपनी बना दी, तो फिर कंपनी की जांच होनी है। सही और गलत ये तो तय होना है न्यायालय के द्वारा, एजेंसियों के द्वारा, लेकिन आपसे सवाल तो पूछे ही जाएंगे। जब आपके अंदर कुछ गड़बड़ नहीं है तो आपको जवाब देने में क्या समस्या है? ईडी के सामने उपस्थित होने में या कोई और एजेंसी के सामने उपस्थित होने में या न्यायालय के सामने उपस्थित होने में आपको क्या समस्या थी? आपको समस्या सिर्फ इतनी है कि आप उसके अंदर बहुत कुछ गड़बड़ कर चुके हैं। 5 लाख को 800 करोड़ बना लेते हैं। भारत में मुझे नहीं लगता कि किसी के पास भी ऐसा पारसमणि होगा जो 5 लाख को 800 करोड़ 10 साल में बना ले। और अगर किसी के पास पारसमणि है तो भैया भारत की जो दरिद्रता है वो अब तक दूर हो जाती और कर देते। बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है कि इन लोगों को सिर्फ ये महसूस हो रहा है कि नहीं साहब, हमसे पूछा ही क्यों जा सकता है, क्या मेरे से प्रश्न भी किया जा सकता है? तो इनसे प्रश्न कर रहे हो, इस बात की समस्या और दूसरी है ही नहीं इनकी। बिल्कुल। और जो गड़बड़ किया हुआ है तो इनका मानना यह है कि हम नॉन टचेबल हैं, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हाँ, ये वही मैं कह रहा हूं ना, जो उस परिवार में पैदा हुआ या उस परिवार में जाएगा उसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। और अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो वो एक्सेप्ट लॉ एंड ऑर्डर है, एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, एक्सेप्ट लॉ, जो भारत में कानून बने हैं उसके एक्सेप्शन में वो आते हैं और एक्सेप्शन में आने की वजह से उनको नहीं खींचा जा सकता। ये उनकी प्रॉब्लम है। अगर आप दूध के धुले हुए हैं तो ईडी के सामने आप प्रेजेंट होइए, बताइए कि साहब हम लड़ेंगे यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जिस फोरम पर भी आप चलेंगे लड़ेंगे। मोदी जी ने, आपको याद है कि एसआईटी जब बिठाई गई थी कांग्रेस के टाइम पर गुजरात के मामलों में, तो मोदी जी कितने घंटे मैं उसका फर्क दिखा देता हूं, जो जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं मैं उसका फर्क समझा देता हूं कि कितना बड़ा फर्क है। जिसका उल्लेख अभी यहां पर कर रहे थे, क्या हुआ था, दोनों की तुलना करिए। जो दो समय की तुलना है कि नरेंद्र मोदी जी और सोनिया गांधी के बीच में फर्क क्या था। तो सोनिया गांधी को बुलाया गया तो देश भर में गाड़ियों को आग लगाने से लेके सारे सांसद से लेके विधायक सड़क पर उतरे हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, चुने हुए मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद उनको 9 घंटे की जांच की गई
और 9 घंटे उन्होंने शांति से अपने प्रश्नों के उत्तर दिए। पाक साफ निकले, उनका कुछ नहीं हो पाया। और उन्होंने जाते समय, अगर वो भी गुजरात में तो कम से कम कह सकते थे अपने लोगों को, क्योंकि तब सेंटर की फोर्स के द्वारा उनकी जांच हो रही थी, इंक्वायरी हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने, क्योंकि लोकतंत्र पर भरोसा है, तो मोदी जी 9 घंटे के सवाल जवाब के लिए स्वयं पहुंचे। और मैडम सोनिया गांधी जांच के लिए बुलाया तो भी आग लगा रहे हैं उनके लोग। इतना ही नहीं, यह केवल सोनिया और राहुल तक फर्क है ऐसा नहीं है, सोनिया और मोदी तक फर्क है ऐसा नहीं है। यह फर्क राहुल और अमित शाह में भी अगर हम तुलना करके देखें तो आपको ध्यान में आएगा कि राहुल को जब केवल बुलाया तब भी यही हंगामा हुआ था जो आज सोनिया के समय हो रहा है। लेकिन वही अगर आप अमित शाह की बात करेंगे तो अमित शाह की ना केवल जांच हुई, बल्कि अमित शाह को जेल में डाला गया था। अमित शाह जेल में रहे थे और अभी तक राहुल गांधी जेल में नहीं गए हैं। और ये दोनों के बीच का फर्क है, अमित शाह और राहुल गांधी में भी, और सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी में भी। कंटिन्यू करिए दुबे जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई भारत में लॉ एंड ऑर्डर है। भारत में जिस समय संविधान बना था, मैं आपको एक जजमेंट याद दिलाता हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब ये राजा लोग कोर्ट में गए और इन्होंने कहा कि साहब हमारे पास प्रीवी पर्स है, और उस समय हमको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फाइनल वर्डिक्ट 1993 में मेरे ख्याल से आई है, उसमें ये कहा कि जिस समय आपने संविधान स्वीकार कर लिया था, जिस समय संविधान का शासन अपने यहाँ लागू कर लिया था, अनकंडीशनल सरेंडर आपने राजशाही कर दी थी, उस दिन से भारत का संविधान लागू है। कोई व्यक्ति अब यहाँ पर राजा नहीं बचा, कोई व्यक्ति प्रजा नहीं बचा, अब हम सब भारत के लोग हो गए हैं। इसलिए प्रीवी पर्स का जो कानून आया था खत्म करने का, उसको वैलिड ठहराया था और कहा था कि भारत में कोई राजशाही नहीं रही। भारत में केवल एक संविधान है और उस संविधान के तहत ही अब हर एक व्यक्ति आता है। ये सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच का जजमेंट था दलपत राव में। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर मोदी जी के ऊपर ऐसा कोई प्रहार हुआ था और पूरी कोशिश की गई, कोई ऐसा नहीं है कि उसको थोड़ा बहुत किया गया, सुप्रीम कोर्ट से एसआईटी बिठाई गई, राज्य सरकारों ने दुनिया भर का किया और केंद्र सरकार उस समय पीछे पड़ी हुई थी, जो कर सकती थी उसने वो किया। लेकिन मोदी जी ने आधी शब्द नहीं किसी को बोला और देश को ये बहुत पता भी नहीं चला कि भाई यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मोदी जी गए, अमित शाह जी गए और जो उसमें जिनके नाम आए थे वो गए और जाकर उन्होंने जवाब दिए। और वो अभी जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये तीस्ता सीतलवाड़, जो कि सोनिया गांधी की सेक्रेटरी हुआ करती थी, इन्हीं की सेक्रेटरी हुआ करती थी या इनके नेतृत्व में काम कर रही थी, और इनको आश्वासन दिया गया था कि अगर मोदी जी को फसाद होगी सही से तो तुमको राज्यसभा ग्रांट कर दी जाएगी। यही तीस्ता सीतलवाड़ एंड कंपनी ने पूरा अहमद पटेल के माध्यम से पैसा लेके मोदी जी को फंसाने का प्रयास किया था और पूरा देश जान रहा था, सबके सामने वो बात थी। लेकिन उसके बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर भारत में है, ऐसा उस समय मोदी जी के समझ में आया और उन्होंने कहा कि हम फेस करेंगे, अगर हम गलत हैं तो जेल जाएंगे, मैं गलत नहीं हूं इसलिए मेरा कुछ हो नहीं सकता, ये जितने फंसाने वाले लोग हैं वो सब फंसा सकते हैं। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में मामला आया और अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। 543 पेज के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो पूरी घटना ही मनगढ़ंत है, पूरा का पूरा आरोप मनगढ़ंत है, इसमें तो फैब्रिकेशन हुआ है और इन लोगों के खिलाफ मुकदमे होने चाहिए, तब इनके खिलाफ गुजरात में मुकदमे हुए। तो ये जो लोग पूरे देश को दिखाई दे रहा था कि ये फैब्रिकेशन करके कर रहे हैं, और उसके बावजूद उस समय मोदी जी ने चू नहीं किया और कहा कि हम इसको फेस करेंगे। आज जो मामला 2013-12 में रजिस्टर हुआ हो, 2013 में रजिस्टर हुआ हो, मतलब सरकार उस समय मनमोहन सिंह की थी और मनमोहन सिंह की सरकार के समय ही ये ईडी का चक्कर शुरू हुआ, ये जो मुकदमा शुरू हुआ इनके खिलाफ। और उस मामले में इसका मतलब ये हो गया कि 2014 के बाद इसकी नई फाइलिंग नहीं शुरू हुई, यानी कि सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है और उसमें पहले से कोर्ट इनको बेल दे चुका है। उस मामले में ये फंसते दिखाई दे रहे हैं, तो वो ईडी के सामने जाने तक पर बवाल हो रहा है और ये बताने की कोशिश हो रही है कि साहब ईडी और जो एजेंसियां बनी हुई हैं, देश का लॉ एंड ऑर्डर है, देश में जो कानून व्यवस्था है और देश में जो न्यायालय हैं उनकी, वो हमारे लिए नहीं है,
वो सब आम जनता के लिए हैं, उनको जेल डालने के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं। हम तो बिल्कुल पाक साफ हैं और हमसे तो आप प्रश्न भी नहीं कर सकते। आपको प्रश्न करने का अधिकार नहीं। अगर आप प्रश्न करेंगे तो हम देश को केरोसिन डाल के जला देंगे, ये संकेत देने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं अभी कांग्रेस की जो स्थिति है, क्या उनमें कोई एकनाथ शिंदे, मैं चैलेंज करता हूं, क्या उनमें कोई एकनाथ शिंदे नहीं है? पूरी की पूरी कांग्रेस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है जो ये कह सके कि साहब हम कांग्रेस को बचा लेंगे। और कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी होते हुए देश में एक परिवार की जो राजशाही इस पर चल रही है और जो बिल्कुल चरम पर चल रही है, पार्टी को खत्म कर चुकी है, हम उसको निकालकर बाहर ले जाएंगे। हम किसी की ठेकेदारी में इस पार्टी को चलने नहीं देंगे। मैं ताज्जुब समझता हूं कि इतने बड़े बड़े कांग्रेस में लीडर होने के बावजूद कोई एकनाथ शिंदे जैसी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का क्या हाल कर दिया है इस परिवार ने, वो इस समय दिखाई दे रहा है। तो ये जो पूरे सरकमस्टांसेस है, पूरा सिनेरियो है, इस सिनेरियो में अभी कांग्रेस के अंदर वो क्या 25, 24, 26 कुछ इकट्ठे हुए थे, वो भी सारे धराशायी हो गए, सारे शांत हो गए, कोई बाहर ही नहीं निकल रहा। हाँ, राज्यसभा की दौड़ समाप्त हो गई। वो समाप्त करता हूं। संविधान के विशेषज्ञ है, सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता है, हमारे साथ आज के दो लोगों को हमने आज के कार्यक्रम में विशेष तौर पर बुलाया है और इसलिए मैं डॉक्टर DK दुबे जी का स्वागत करता हूं हमारे साथ, और सुजाता पांडे जी आपका स्वागत है। आप दोनों अतिथियों के साथ हम चर्चा का प्रारंभ करें। एक तरफ नई राष्ट्रपति हिंदुस्तान को मिली है, लेकिन राष्ट्रपति से भी सुपर राष्ट्रपति का जिनका हिंदुस्तान के राजनीति में दबदबा बनाया गया था कांग्रेस के राज में, जो कि मनमोहन सिंह से भी सुपर थी। सुपर PM कहिए, सुपर राष्ट्रपति कहिए, इतना ही क्या एक नया पोस्ट बनाया गया था NAC का, जो कि इन दोनों के ऊपर था। आने वाले राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके दूसरे देश में भी सोनिया गांधी के जाने पर इन दोनों का ऊपर का प्रोटोकॉल उनको मिलता था। आज वो भ्रष्टाचार के आरोप में ED के दफ्तर में है और नई राष्ट्रपति भवन में है। मैं जोर देकर इस बात के लिए इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र में ऐसी घटना विरली है और एक घटना घटी है, इससे बड़ी आनंद की बात और क्या हो सकती है। दुबे जी के पास चलते हैं। दुबे जी, आज का पहला मैं आप दोनों का प्राइमरी कमेंट लेना चाहता हूं किसी मेरे प्रश्न के एंगल के बगैर। दुबे जी, शायद दुबे जी से मैं दुबे जी के पास चलता हूं। दुबे जी, आज के दिन की पहली प्रतिक्रिया। ऐसा है, मुझे लगता है कि जो लोग ये कहते थे कि राम काल्पनिक हैं, उनके सामने ये समस्या आ रही है। आपने कुछ दिन में ये एहसास किया होगा कि जो लोग हनुमान चालीसा पढ़वाने के लिए देशद्रोह लगाते थे, उनका क्या हाल हो रहा है। और जो लोग आपने जो एक वाक्य कहा, ये वाक्य ज्यादा मैं इसको मिस नहीं करना चाहता, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था, जिनकी सरकार ने कैबिनेट के प्रस्ताव के साथ, जो क्योंकि हर एफिडेविट सरकार का रिप्रेजेंटेशन करता है, सोनिया राज में एफिडेविट दे दिया था सरकार ने कि प्रभु रामचंद्र जी काल्पनिक चरित्र है। उस रामचंद्र जी ने आज सोनिया गांधी को ED में भेज दिया और उसी राम जी की सेवा करने वाली आदिवासी महिला को आज राष्ट्रपति भवन में भेज दिया। कंटिन्यू करिए। बिल्कुल सही बात है। तो अब पोजीशन तो देखिए, ईश्वर के दरबार में देर है, अंधेर तो है नहीं। इसलिए न्याय तो सबके साथ होना है और न्याय प्राकृतिक होना है। मोदी जी भले ही बहुत तेजी से ना किसी के ऊपर एक्शन लेते हो, लेकिन उनकी कानूनी मशीनरी, जैसा वो कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा, तो कानून अपना काम कर रहा है और उस कानूनी दायरे में ये भगवान के अस्तित्व को ना मानने वाले लोग आज कटघरे में खड़े हुए हैं। और वो दूसरी तरफ जो ईश्वरवादी लोग हैं, उनको ईश्वर स्वयं इस समय प्रस्तावना दे रहे हैं और स्वयं ईश्वर उनको आगे बढ़ा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर आना ये अपने आप में बताता है कि भारत का भविष्य अब किन हाथों में है और किस प्रकार से चल रहा है, और भारत में अब किसी की उपेक्षा होने वाली नहीं है। वो लोग जो गांधी जी के परिवार को पूरा साफ करके नकली गांधी बनकर बैठ गए और सत्ता पिछले 75 वर्ष से सत्ता के हाथों में सत्ता को खेल रहे हैं, उन लोगों का अब समय मुझे लगता है हमारे देश में आ गया है और अब भविष्य देश के लोगों का है।
देश की जनता का है, देश के नागरिकों का है। ये आज के इन 2 प्रकरणों से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। मैं पुनः दुबे जी के पास चलता हूं। दुबे जी, आज का ये दिन, कांग्रेस की मानसिकता, ये प्रयास आखिर क्या स्थापित करने के लिए थे, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, जिस समय ईसाई भारत में शासन कर रहे थे, उस समय 2 प्रकार की नागरिकता थी। भारतीय मतलब ब्रिटिशर्स इन ब्रिटिश इंडिया और इंडियंस इन ब्रिटिश इंडिया, दोनों के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्था थी, अलग अलग प्रकार के न्यायालय थे और अलग अलग न्यायाधीश थे। यानी कि ब्रिटिशर्स के ऊपर अगर कोई भारतीय जज होता था तो वो सुनवाई नहीं कर सकता था, और कोई भारतीय अधिकारी उनके विषय में कोई कंप्लेंट नहीं लिख सकता था। यही हाल जिस समय मुसलमान भारत में शासन कर रहे थे, उनके समय पर भी कुछ ऐसी, और अरब में आज भी है। अरब में जब आप जाएंगे, सऊदी अरेबिया में, तो जो शेख है उसके लिए अलग कानून है, और भारतीय मुसलमान वहां जाएगा तो उसके लिए अलग कानून है। यानी कि राजा के लिए अलग कानून और प्रजा के लिए अलग कानून, राजा के लिए राज व्यवस्था अलग, कानून व्यवस्था अलग, और प्रजा के लिए अलग। ये मानसिकता बताती है कि इनको ये लगता है कि आज भी हम भारत में शासक हैं, हम भारत के राजा हैं, हम भारत के अधिपति हैं। भारत में राजा और प्रजा अलग अलग, और राजा पे कैसे सवाल खड़े कर लेंगे? जो राजवंश में पैदा हुआ हो उस पर कैसे सवाल खड़े करेंगे? संविधान किसको कहते हैं? आपको याद होगा, नेहरू जी एक बात कहा करते थे। नेहरू जी के सामने एक प्रश्न आया और ये कहा गया कि आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो और संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं, आप ये सब संविधान में क्या करे पड़े हो? श्याम प्रसाद मुखर्जी जी ने पूछा, तो उन्होंने कहा, देखिए, पावर डज नॉट बिलोंग्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। शक्ति जो है वो सरकार में होती है, शक्ति संविधान में नहीं होती। इसलिए शक्तिशाली व्यक्ति होता है, जो नेतृत्व कर रहा होता है वो शक्तिशाली होता है, और शेख अब्दुल्ला वहां नेतृत्व कर रहा है। शेख अब्दुल्ला जो मांग रहा है वो हम दे रहे हैं क्योंकि वो नेतृत्व कर रहा है। आप क्या संविधान की बात करते हो? तो ये तो जिस दिन नेहरू जी संविधान नया नया बना था तब उनकी मानसिकता ये थी कि संविधान में पावर नहीं है, पावर तो शासक में है। हाँ। तो आज अगर इनकी मानसिकता ऐसी है तो कोई नया काम नहीं है, क्योंकि इनकी तो परंपराओं में ही ऐसा चल रहा है, और ये अपने आप को आज भी शासक समझते हैं। मजे की बात यह है कि 1970 में हमने राज व्यवस्था खत्म कर दी, प्रीवी पर्स खत्म कर दिया, और प्रीवी पर्स खत्म करके कहा कि कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, भारत में एक संविधान है केवल। और आज भी ये उसी मानसिकता से पीड़ित हैं और उसी मानसिकता से काम कर रहे हैं। ये शो कर रहा है कि आप हमें सम्मान भी नहीं कर सकते। अगर आपने सम्मान कर दिया तो देश में बवाल हो जाएगा और लग जाएगी आग। आप सोचिए कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर बैठकर ये कह रहे थे, ये ईडी का चक्कर शुरू ही हुआ था कि केरोसिन बिछाकर रखा है, क्योंकि उन्होंने पहले संकेत दे दिया था कि भारत में अगर हमको छुओगे तो आग लग जाएगी। और मजे की बात देखिए कि जिस समय राहुल गांधी को बुलाया गया था उसी समय कानपुर के दंगे शुरू हुए, उसी समय पर देश भर में आग लगाने का प्रयास किया, क्योंकि केरोसिन वो पहले ही बता चुके थे, केरोसिन पड़ा हुआ, मेरे जानने की जरूरत है, बस आग लगनी है। और इस समय कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, क्योंकि उस समय सरकारों ने बड़े अच्छे से उसको टैकल कर लिया। तो सोनिया गांधी के समय पर ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिला कि केरोसिन में आग लग जाती, तो वो खुद ही आग लगाने के लिए उतर पड़े, और अब वो केरोसिन खुद का है, केरोसिन में खुद ही आग लगाकर देश को बता रहे हैं कि साहब हम आग लगाए पड़े हैं। हालांकि आज की जो भीड़ थी वो तो किसी पार्षद के चुनाव जीतने पर भी इससे ज्यादा भीड़ हो जाती है। मतलब जिस पार्टी ने हिंदुस्तान पर राज किया, और आज की भाषा पॉजिटिव नहीं, नकारात्मक किया, बल्कि बादशाहत चलाई ये कहना चाहिए, क्योंकि राजाओं का राज तो अच्छा था, इसलिए बादशाहत जिसने चलाई उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा अगर शक्ति प्रदर्शन भी करना चाह रही थी तो क्या हुआ? कुछ नहीं। दुबे जी, हाँ, है क्या समस्या क्या है कि जनाधार खो चुके हैं, जमीन पर अब कुछ बचा नहीं। केवल वो पार्टी के कार्यकर्ता जो चाटुकारिता के बेस पर अपना करियर देख रहे हैं वो उनके पास बचे हैं। मानसिकता उनकी ये है कि ये मेरी रानी है और हम इनकी प्रजा हैं और हम इनके कारिंदे हैं। तो रानी की रक्षा करने के लिए या रानी के ऊपर कोई प्रश्न ना खड़ा हो उसके लिए कारिंदे तो खड़े होंगे, जनता तो है नहीं साथ में। जनता तो आप इलेक्शन देख रहे हो कि क्या हाल चल रहा है पूरे देश में। इसलिए ये मानसिकता केवल उनके कारिंदे इकट्ठे हो रहे हैं और उनके पास अब बच्चा कुछ नहीं है। ये देश इस समय डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहा है और डेमोक्रेसी सामने आ चुकी है, तुष्टीकरण साइड हो रहा है। देश में हिंदू समाज या देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो जागरूक होकर खड़ा हो गया है और अपनी बात अब कहने लगा है और चीजों को समझने लगा है कि उसके साथ क्या खेल खेले गए हैं। उसका नतीजा ये है कि आज इनके पास
पार्षद के बराबर भीड़ नहीं दिख रही, संख्या नहीं दिख रही। जो थोड़ी सी संख्या होती है, आग उग लगाकर केवल एक मैसेज दे दो और बता दो कि भाई हम हैं। न्यूज में बनने के सिवा कोई बड़ी बात नहीं रही। हालांकि मुर्मू जी की ही न्यूज दिन भर में बड़ी रही। मैं दर्शकों को बताऊं कि आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, इसका अपडेट या ग्राफिक में भी आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि देश का सर्वोच्च परिवार कांग्रेस वाले जिसको मानते हैं, उस परिवार पर 90 करोड़ रुपए के आरोप का क्या तथ्य है, सत्य है, फैक्ट है, फिगर से आपके साथ यहां पर वो ग्राफिक भी चल रहा है। तो कैसे स्वीकार करेंगे दुबे जी? देखिए, अगर इन्होंने स्वीकार करना होता तो कैंडिडेट ही नहीं लेकर आते। हाँ। अगर इनके मन में ऐसी बात होती कि मुर्मू जी का नाम जैसे ही सामने आया था और कांग्रेस के मन में अगर, या सोनिया जी, राहुल जी, इनके मन में जरा सी भी अगर आदिवासियों के प्रति अच्छी भावना होती तो ये कैंडिडेट ही नहीं लेकर आते। अब उनके खिलाफ जैसे ही आप सोचो कि मुर्मू जी का नाम आया तो आदिवासी क्षेत्रों में उड़ीसा, अब उड़ीसा ने अनकंडीशनल बात कर दी, आंध्रा, तेलंगाना, या वो अब आंध्रा, या मैं कहूं कि बहुत सारे लोग इधर के आ गए। अब जो विरोधी पार्टी थी वो भी उनमें से भी बड़े अच्छी संख्या में वोट मुर्मू जी के फेवर में पड़ा है, जो सम्मान दिखाता है कि उनको, इन लोगों को आदिवासी क्षेत्रों की चिंता है। आदिवासी महिला एक सामने निकल कर आई है, इतने वर्षों के बाद भी। आप राज्यसभा, आपने कोई बड़े पोस्ट पर किसी को नहीं बिठाया हो, उनके कैंडिडेट आते ही आपको तो सरेंडर कर जाना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि भाई हम यूनिनिमस चुनेंगे ऐसे कैंडिडेट को। लेकिन जब आप विपक्ष का कैंडिडेट खड़ा करते हैं और कहते हैं कि नहीं साहब, तो मुझे नहीं लगता कि आपने रामनाथ कोविंद जी को जिस प्रकार 13 महीने, तो अब ये अगले 5 साल तक इनको संपर्क करने वाले होंगे, ये भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब भी पॉलिटिकल बात फंसेगी तो वहां जाएंगे, नहीं तो कट से ही कॉल इनके पास नहीं आती। और मुर्मू जी का जिस प्रकार का जो स्वभाव है और जिस प्रकार से उन्होंने स्ट्रगल किया है, वो सब कुछ ये बताता है कि कांग्रेस कल्चर को सूट नहीं करता है। इस प्रकार के लोग, कांग्रेस कल्चर को किचन पॉलिटिक्स सूट करती है, कि यानी कि जो किचन में काम करने वाला कोई व्यक्ति हो उसको उठाकर राष्ट्रपति बना दीजिए, उसको उठाकर उपराष्ट्रपति बना दीजिए। स्ट्रगलर पसंद नहीं है, और स्ट्रगल करने वाला व्यक्ति जो संविधान को जानता हो, जो कानून की गहराइयां जानता हो, जो गवर्नर रहा हो, जो मिनिस्टर रहा हो, जो एमएलए रहा हो, जो पार्षद रहा हो, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक छोटी पार्षद, जो सबसे छोटा इलेक्शन होता है, वहां से चुनते हुए ऊपर राष्ट्रपति की पोस्ट तक आते हैं। ऐसा हमारे देश में बहुत कम होता है। लेकिन अब कल्चर जैसे जैसे बदल रहा है, वैसे वैसे ये संभव सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति, चाय बेचने वाला, वो प्रधानमंत्री बन जाता है, और आदिवासी महिला अब राष्ट्रपति भारत में बन जाती। इसलिए इनको तो ना प्रधानमंत्री स्वीकार थे और ना ही इस प्रकार के लोग स्वीकार हैं। इनको तो किचन पॉलिटिक्स वाले लोग स्वीकार हैं, जिनमें केवल अपने किचन में काम करने वाले लोग हों और इनके लिए दाल बाटी बनाएं और खिलाएं और हाँ हुजूरी करके केवल नमस्ते करें और जाएं, अपने सुबह शाम आए और जाएं। ये इनको स्वीकार है। बाकी इनके मन में कुछ ऐसी श्रद्धा वर्धा नहीं होती। और जब मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वो ईडी के सामने उपस्थित तक होने से उनको परहेज हो रहा है, तो ये स्वीकार कैसे कर लेंगे? मुझे नहीं लगता कि कुछ स्वीकार करने वाले हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कोई समस्या आएगी और सरकारें बनेंगी और कुछ कभी नंबर का नंबर आएगा तो फिर एक आध बार मिलेंगे जाके अपने काम से, लेकिन ये सम्मान के लिए मिलेंगे जाके, ऐसा मुझे नहीं दिखता। और केवल बीजेपी से नहीं बल्कि धर्म से ही तोड़ने का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हमने उसको कई बार उजागर किया। 1-2 डिबेट में आप भी थे जब हमने झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात की थी। क्या कांग्रेस ने तो ऐसा कभी किया नहीं, लेकिन बीजेपी का ऐसा करने से संदेश उन तक जाएगा क्या? बिल्कुल 100% जा रहा है। दूसरा जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कांग्रेस ने शुरू से अंग्रेजों की पॉलिसी, आदिवासी यानी कि जो पहले रहने वाले और बाद वाले बाद में आए, इनके बीच में विभाजन करने का प्रयास किया है। शब्द ही शुरुआत से गलत इस्तेमाल किया गया ताकि विभाजन हो सके, और उसी का परिणाम निकलता है कि लोगों के दिमाग में वो आदिवासी शब्द इस्तेमाल किया, आगे एक्सटेंड करके लोगों ने मूल निवासी उसका शब्द इस्तेमाल किया और मूल निवासी मूवमेंट करके शुरू किए, देश में विभाजन करने का प्रयास शुरू किया गया है। मुझे लगता है कि ये जो कन्वर्जन बड़ी तेजी से वहां पर हो रहा है और जो वनवासी हमारे हैं, उन भाइयों को बहनों को भटकाने का प्रयास हो रहा है, उन सब पर एक बड़ा रोक लगेगी
और ये मोदी सरकार ने ये संदेश दे दिया है कि देश में कोई पिछड़ा नहीं, कोई कहीं पर भी रहने वाला व्यक्ति हो, वो चाहे वन में पैदा हुआ हो या शहर में पैदा हुआ हो, हर एक व्यक्ति को भारत में भारत के सर्वोच्च पद पर आने का अधिकार है। बिल्कुल, और बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात भी है कि यही कांग्रेस या खास करके सोनिया गांधी का राज ईसाई मिशनरियों के लिए खुली छूट थी। अब देख रहे थे उन दिनों में क्या हो रहा था। शायद अगर ये 8 साल भी उस सरकार को मिल जाते जो यूपीए 1 और 2 के 10 साल रहे और सोनिया उतनी पावरफुल स्वाभाविक रहती, तो आज हिंदुस्तान का आदिवासी हम तो वनवासी कहते, वो रहता ही नहीं, वो ईसाई बन जाता। क्योंकि इतना हता पैसा, अथाह संसाधन, और यहां तक कि सोनिया गांधी ने अपनी किचन कैबिनेट बनाने से लेकर मुख्यमंत्री बनाने के क्राइटेरिया में भी ईसाई और वो भी कैथोलिक, ये वाला क्राइटेरिया एक तरीके से सेट किया हुआ था। आपको मैं बताऊं कि व्हाइट पेपर जिस समय हम पढ़ते हैं ना, उस समय सरदार पटेल ने व्हाइट पेपर इशू किया था और 1941 की जनगणना अंग्रेजों ने करवाई थी। उस जनगणना में वो 46% क्रिश्चियन बताते हैं यहाँ पर, और 46% क्रिश्चियन वो काउंट किस आधार पर करते हैं, वो वनवासियों को क्रिश्चियन मानकर चलते हैं। हाँ। वो ये जो समुदाय SC ST जिसको आप कहते हैं उसको वो क्रिश्चियन मानकर चलते हैं, और वो ये मानकर चलते हैं कि हम इसको बना लेंगे, अगर नहीं है तो क्रिप्टो है और हम इसको पूरा कर लेंगे। सोनिया गांधी जिस समय सत्ता में आई या उनसे प्रेरित सरकार सत्ता में आई, उसने भरपूर उसका लाभ उठाया और पूरी शिद्दत के साथ जितना शक्ति लगा सकते थे। आप सोनिया गांधी जी के समय का अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो उन 10 वर्षों में कितने इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट घोषित किया गया, ईसाई इंस्टीट्यूट घोषित किया गया, और एक बड़ा देश में एक नेक्सस चलाया गया। वो सब कुछ दिख रहा है। और वो मुझे लगता है कि अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर ये 8 वर्ष और मिले होते, जो स्पीड उन्होंने पकड़ी थी वो स्पीड भारत के लिए बड़ी घातक हो जाती। और उनके जो मोदी जी ने पैसा रोक दिया है वो भी रुकता नहीं। बिल्कुल, FCRA के कानूनों में जो संशोधन किया गया है, दुनिया भर की NGO जो भारत में चल रही थी उनके ऑडिट सिस्टम लाकर खड़े कर दिए। तो तकलीफ तो उनको बहुत है, क्योंकि जो 800 वर्षों से लगातार नेक्सस किसी न किसी फॉर्म में चल रहा था, उन पर सभी पर रोक लगाने का प्रयास साथ हुआ है। में ये भी नहीं कह सकते कि देखो तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि अब तो भाई राष्ट्रपति बना दिया है, तो भेदभाव का भी जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था वो भी नहीं होगा। और इसलिए मैं आप दोनों की तरफ से, सुदर्शन के करोड़ों दर्शकों की तरफ से मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनने पर शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस ऐतिहासिक क्षण में हम तीनों इस विषय पर डिबेट कर रहे हैं, ये भी आज एक संयोग है। और मैं मानता हूं कि जिन शब्दों के साथ, जिन भावनाओं के साथ हमने इस विषय को रखा है,